सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग लगातार मांग कर रहे थे कि डीएलएड 4th सेमेस्टर के राजन सीरीज के बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरीय प्रश्नों के बाद अब लघुत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ाया जाए। आपको पता है, पहले मैंने बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्न सभी आपको करा दिए हैं। अब यहाँ पे आप लोग लगातार लघुत्तरीय प्रश्नों को भी सॉल्व कराने की मांग कर रहे थे, तो इसके लिए मैंने अब लगातार आज से मैं आपको यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को आप पहले खुद से अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आप सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, प्रश्न को केवल आपको देखना है, उसके बाद सोल्यूशन आपको बाद में समझना है। ठीक है, खुद से सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है आपकी, मैथ में आपको प्रैक्टिस ही काम आएगी। तो इस तरीके से अधिक पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, लाइक कर दीजिए। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और कम से कम खास 5 मित्रों में शेयर करिएगा, ग्रुपों में शेयर करिएगा, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और सभी लोग मैथ में अच्छी प्रैक्टिस करें और बैक किसी की भी ना लगे। तो सभी बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस हैं, यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। इन्हीं प्रश्नों पर बेस्ड कुछ नंबर्स का हेर फेर हो जाएगा, यही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पे, समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 को हल कीजिए। तो जब समीकरण दिया है 6x² - x - 2 बराबर 0, अब देखिए x का कोफिशिएंट a होता है जिसे 6 लिखते हैं और b की वैल्यू है यहाँ पे -1, x का कोफिशिएंट जो है वह -1 है और c का जो वैल्यू है -2 है। हम लोग a इंटू c निकालते हैं। अब 6 का गुणा -2 में होगा तो हो जाएगा -12। अब -12 को हमको दो संख्याओं के गुणनखंड में इस तरीके से लिखना है कि गुणा करने पे -12 आ जाए और जोड़ने पे -1 आ जाए, b के बराबर। ठीक, तो -4 और -3 अगर लेते हैं तो गुणा करने पे -12 आएगा और जोड़ने पे -1। तो इस तरीके से यहाँ जो -x दिया है इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 6x² - 4x + 3x - 2 बराबर 0। देखिए, -x जो लिखा था उसे हमने बस -4x + 3x लिख दिया है। अब इसके बाद पहले दो पदों में से हम लोग क्या 2x कॉमन ले सकते हैं। अंक में देखेंगे 6 और 4 है पहले दो पदों में, तो इन 6 और 4 में क्या कॉमन मिल सकता है, 2, और बाकी x² और x है तो x कॉमन मिल जाएगा, तो 2x कॉमन मिल जाएगा और बच कितना जाएगा, 6x² की जगह बचेगा 3x, क्योंकि 2x का गुणा करेंगे 3x में तो क्या आता है 6x²। अब देखिए, -4x में से 2x कॉमन आएगा तो 2 कॉमन आएगा तो 2 बचेगा, x बाहर चला जाएगा पूरा तो 1 बचेगा, तो -2 यहाँ पे हो गया। इसके बाद देखिए 3x - 2, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिला है तो +1 कॉमन ले लेंगे और दोनों जगह बचा है 3x - 2। अब देखिए बराबर 0 के हो गया। अब दोनों जगह 3x - 2 3x - 2 है तो इसको कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचा है 2x और यहाँ बचा है +1, तो अगले ब्रैकेट में 2x + 1 बराबर 0। ये इतना गुणनखंड हो गया इस समीकरण का। अब समीकरण का हल आपसे पूछा है। समीकरण का हल क्या होता है, समीकरण के हल x के वो मान होते हैं जिनके लिए दोनों पक्ष बराबर होता है, यानी कि समीकरण का मान 0 हो जाए। तो x की वो वैल्यू किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, तो 3x - 2 बराबर 0 है तो 2x + 1 इसको हम लोग उधर भेज सकते हैं बराबर के, यहाँ गुणे में है उधर जाएगा बराबर के तो भाग में हो जाएगा, तो यहां से लिख सकते हैं 3x - 2 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा 2/3। ये वैल्यू आ गई, ये एक वैल्यू है और x² है, समीकरण की घात 2 है तो x के दो मान निकल के आते हैं। पहला मान यहां से निकल गया 3x - 2 बराबर 0। अब 3x - 2 को यहीं से जहां हमने गुणनखंड प्राप्त किया है 3x - 2 × 2x + 1 बराबर 0, यहीं पे अगर इसको हम लोग बराबर के उधर भेज दें 3x - 2 को बराबर को उधर भेजेंगे तो 2x + 1 बराबर 0 हमको मिलेगा और x बराबर निकालेंगे तो -1/2 मिल जाएगा, यानी कि दूसरी जो वैल्यू आ जाएगी x की -1/2
2 आ जाएगी। ठीक, तो ये दो जो हो जाएंगे x के, ये दो मान क्या होंगे, समीकरण के हल होंगे। ठीक है, तो x के वे मान जिनके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होते हैं या शून्य मान हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण का हल कहते हैं। अब इसके बाद ये प्रश्न आप समझ गए किस तरीके से गुणनखंड कर लेना है, किस तरीके से x का मान निकाल लेना है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी, त्रिज्या 6 सेमी, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब शंकु आकृति आपको पता है, सबसे पहले आकृति का ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके की आकृति होती है। देखिए, शंकु में नीचे एक वृत्त होता है और वृत्त पे अगर व्यास खींचा जाए तो व्यास के ऊपर इस तरीके से ऊंचाई पे एक हाइट h पे मिलाता हुआ ये आपका केंद्र हो गया, और मिलाता हुआ एक इस तरीके से ऊंचा होता है, जिस तरीके से आपका जोकर की टोपी होती है। ठीक है, इस तरीके से यह आपका शंक्वाकार है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो शंकु में तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, जो AB आपको दिख रहा है ये तिर्यक ऊंचाई होती है, और जो H दिख रहा है ये लंबवत ऊंचाई होती है। तो तिर्यक ऊंचाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी कि OB की वैल्यू कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब ये h जो होता है यह लंबवत ऊंचाई होता है और आपको तिर्यक ऊंचाई दिया है। तो सबसे पहले हमको लंबवत ऊंचाई निकालना पड़ेगा। देखिए, लंबवत ऊंचाई निकालने के लिए ये देखिए, लंब है AB, ऊंचाई लंबवत नापी जाती है तो ये लंब होता है, और जो यहाँ पे आप त्रिभुज देख पा रहे हैं AOB, यह एक समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है जो कर्ण का वर्ग यानी कि AB का जो स्क्वायर होगा, AB का स्क्वायर जो होगा वह बराबर होगा AO के स्क्वायर प्लस OB के स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर, और OA का स्क्वायर h की वैल्यू हमको निकालना है, प्लस OB का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100 - 36 यानी कि 64, और h की वैल्यू जो आ जाएगी वह आ जाएगी 8, यानी कि ऊंचाई जो हो जाएगी वह 8 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, आपको r की भी वैल्यू पता है और h की भी वैल्यू पता है। आप अब इसका आयतन निकाल सकते हैं। आयतन हो जाएगा 1/3 गुणे पाई होता है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर होता है, आर यहाँ वैल्यू दिया गया है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, और गुणे h की वैल्यू हमने निकाला 8 से गुणा कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए, 3 से 36 को काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, और 12 का गुणा 8 में होगा तो 12 × 8 = 96। अब देखिए 22 गुणे 96/100 हो जाएगा, और 7 से यहाँ भाग कर लेंगे और पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 301.714 घन सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है तो ये घन में आता है, जो आयतन होता है वह घन में आता है, या क्यूब में लिख सकते हैं। यहीं पे घन सेंटीमीटर लिख दीजिए या सेंटीमीटर क्यूब आप लिख देंगे। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट भी एग्जामिनर देखते हैं कि हाँ बच्चे ने सही किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया रहेंगे तो नंबर काट लेते हैं, और ये जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न है या 2 नंबर के आपके होते हैं तो आधा नंबर भी कट जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसलिए आधे से 1 नंबर आप बचाने के लिए यूनिट्स का भी ध्यान रखिएगा। अब यूनिट्स का देखिए, आयतन में क्या होता है, आयतन में आप देखिए लंबाई 3 लंबाइयों का गुणा हो रहा है। जैसे आयतन निकाल रहे हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब देखिए r इंटू h हो रहा है, त्रिज्या गुणे h हो रहा है। अब देखिए त्रिज्या जिसमें भी दी है, सेंटीमीटर में दिया है या मीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में 3 बार गुणा होगा तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इस तरीके से, इसीलिए जब आयतन निकालते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब आता है, या इसी को घन सेंटीमीटर लिखा जाता है। इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। कुछ आंकड़े दिए हैं, माध्यिका ज्ञात करना है। अब देखिए, माध्यिका निकालने में सबसे पहला काम जो आपको करना होता है, अंक को एक क्रम में लगाना होता है। तो हम लोग आरोही बढ़ते हुए क्रम में लगा लेंगे। उसके बाद गिनते हैं कि कितनी संख्याएं
दी हुई हैं। तो 7 संख्याएं दी गई हैं, यानी कि 7 क्या है, एक विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्याएं दी हैं तो माध्यिका का अलग सूत्र लगता है, और अगर सम संख्याएं दी हैं तो माध्यिका का अलग सूत्र लगता है। यहाँ पे विषम संख्याएं दी हैं तो विषम संख्या वाला माध्यिका का फॉर्मूला लगेगा। माध्यिका बराबर हो जाएगा n धन 1 बटे 2वां पद। और n क्या होता है, कितनी संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पे 7 संख्याएं दी गई हैं, तो 7 धन 1 बटे 2वां पद यानी कि 4वां पद। अब 4वां पद माध्यिका आ रहा है, तो 4वां पद है क्या, ये आप कैसे देखेंगे, जो संख्याएं जहां पे आपने क्रम में लगाया है वहीं पे गिनती करिए। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। तो 4वां पद, 3 पद इधर छोड़ दीजिए, 3 पद इधर छोड़ दीजिए, जो बीच वाला पद है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा, माध्यिका मतलब मध्य में स्थित जो अंक है, जो संख्या है, उसी को माध्यिका बोला जाता है। तो 14, चौथा पद जो हो जाएगा, 4वां पद वो 14 है, तो 14 माध्यिका होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो माध्यिका का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको पद देखना होता है, कौन सा पद माध्यिका, उस पद का जो मान होता है वह माध्यिका होता है। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या 4 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त की बात हो रही है। वृत्त का इस तरीके से आप चित्र बना लीजिए। चित्र बनाने के बाद सबसे पहले वृत्त में क्या केंद्र दिखाते हैं, केंद्र दिखा दीजिए। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की बात हो रही है, तो इस तरीके से त्रिज्या जो है वृत्त की वह 10 सेंटीमीटर हम लोग दिखा सकते हैं। अब एक जीवा है जो 16 सेंटीमीटर लंबी है, तो इस तरीके से एक जीवा आप खींच लीजिए, इसका नाम ए बी दे दीजिए, केंद्र का नाम हम लोग ओ देते हैं, और इस ए बी की जो लंबाई है वह 16 सेंटीमीटर है। केंद्र से जीवा की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस तरीके से जो दूरी होती है वह लंबवत होती है। तो ओ और इसको पॉइंट को नाम दे दीजिए एम। ठीक, अब लंबवत ये जो ओ एम होगा वही तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी होगी। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे ओ बी को अगर हम मिलाएं तो ओ बी भी हमारा क्या है, त्रिज्या है, तो इसका भी मान कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। और ए बी जो है वह पूरा 16 सेंटीमीटर का है। ए बी 16 सेंटीमीटर का है, तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, ए बी के ऊपर जो लंब डाला गया है केंद्र से ओ एम, वह इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि ए एम बराबर होगा एम बी के। और यहीं से लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या है, ए एम प्लस एम बी। अब यहीं पे जब ए एम और एम बी बराबर है तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 ए एम लिख सकते हैं, यहां भी ए एम हो जाएगा। तो ए एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी के वैल्यू की आधी। ए बी की वैल्यू 16 है, तो ए एम ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा एम बी। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको 2 भुजाएं पता है, तीसरी ओ एम निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं। केंद्र से ओ से जीवा ए बी पर ओ एम लंब डाला गया है। देखिए इन्होंने भी नाम जो है वह एम ही रखा है। अब देखिए यहाँ पे ए एम का जो मान है 8 सेंटीमीटर आ गया है। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। ओ ए जो हमारा ओ बी है, यहाँ पे हम लिखेंगे ओ बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। ये हमारे फिगर के अनुसार है। ठीक, अब ओ बी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। ओ एम का स्क्वायर हमको केंद्र से जीवा की दूरी ओ एम यही निकालना है, और एम बी कितना है 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, और ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 64 यानी कि 36, तो ओ एम का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये जो दूरी हो जाएगी वह 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी, यानी से केंद्र से जीवा की जो दूरी आ जाएगी वह 6 सेंटीमीटर की आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से ये भी प्रश्न आप आसानी से हल कर लोगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका कोण B 95 अंश, कोण D का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोण A बराबर कोण C है तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें आपसे कह रहा है
कि यह जो एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसमें कोण B 95 अंश है, तो कोण D का मान आपसे पूछ रहा है, और कोण A कोण C के बराबर है तो आपसे मान पूछ रहा है। तो देखिए, चक्रीय चतुर्भुज का एक नियम होता है कि इसके सम्मुख कोण जो होते हैं वह उनका जो जोड़ होता है, उनके कोणों का जो जोड़ होता है वह 180 अंश होता है। यानी कि सम्मुख कोण किसे कहते हैं? जैसे एक कोण A है तो इसके सामने का कोण B कोण है, इसके बगल का कोण, और सामने का जो कोण है वह C है। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? A और C सम्मुख कोण कहलाएंगे। यानी कि कोण A धन कोण C बराबर कितना होगा? 180 अंश के होगा। यह चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए इनका योग 180 अंश होगा। अब हमको पता है कि कोण A बराबर कोण C के है, यह दिया गया है। ठीक, तो कोण A बराबर कोण C के है, तो कोण C की जगह कोण A लिख सकते हैं। यानी कि कोण A धन कोण A बराबर हो जाएगा 180 अंश, और दो कोण A बराबर हो जाएगा 180 अंश। यानी कि कोण A बराबर हो जाएगा 180 अंश बटे 2, यानी कि 90 अंश। तो कोण A का मान कितना आ गया? 90 अंश। ठीक है, तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। अब इसके बाद इसी तरीके से कोण B के सामने का जो कोण है वह कोण D है। तो B अगर 95 अंश है तो ये कितना हो जाएगा? 180 अंश माइनस 95 अंश, तो ये आ जाएगा 85 डिग्री, 85 अंश। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से आप निकाल लोगे बहुत ही आसानी से। बस आपको पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो इस तरीके से आप आसानी से लिख भी लोगे। ठीक है, तो लिखना भी धीरे धीरे आप देखते रहिए कि किस तरीके से प्रश्न को लिखा जाता है एग्जाम में। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्या बताइए। अब दो संख्याएं हमसे बोला, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या बोल दिया गया कि दूसरी की दोगुनी है। तो मान लेते हैं पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या जो है वह दोगुनी है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। अब कहा गया है कि दोनों संख्याओं का योग 24 है, तो यहां से प्रश्न के अनुसार आप लिख सकते हैं पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर 24 के है। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 2x है, तो x धन 2x बराबर 24 हो जाएगा। यानी कि 3x बराबर 24। अब 3x बराबर 24 है तो 3 उधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा और x का मान 8 हो जाएगा। यानी कि एक जो संख्या हो जाएगी वह 8 हो जाएगी और दूसरी जो संख्या हो जाएगी वह 16 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हैं। बस आपको जो चीज नहीं पता है उसको आपको मान के हल कर लेना है, उसके जगह एक वेरिएबल रख देना है, एक x खड़ा कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। अब दो पासों को एक साथ फेंका गया है, तो दो पासों को अगर एक साथ फेंका जा रहा है तो 36 स्थितियां बनती हैं। 36 स्थितियां कौन कौन सी बनती हैं? तो प्रश्न को पहले आप समझिए कि दो पासों को एक साथ फेंका गया है। पासा आप समझते होंगे, जैसे आपका लूडो के जो गिट्टिक होता है वही क्या है? पासा है। अब उस लूडो के गिट्टिक पे क्या आ सकता है? 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। अगर एक गिट्टिक फेंकेंगे तो 6 संभावनाएं हैं, लेकिन दो गिट्टिक एक साथ आप फेंक देंगे तो पहले पे 1 आ सकता है, दूसरे पे भी 1 आ सकता है, और पहले पे 1 आते हुए दूसरे पे 2 आ सकता है। इसी तरीके से आप संभावनाएं लिखते हैं। अगर एक दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस यानी कि क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं वह यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, अब देखिए पहले पासे पे 1 आते हुए दूसरे पासे पे क्या आ सकता है? पहले पे मान लेते हैं 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो बाकियों पे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी कि पहले पे अगर 1 आ रहा है तो बाकियों पे, बाकी दूसरे पासे पे कुछ भी आ सकता है 1 से लेकर के 6 तक। इसी तरीके से मान लेते हैं कि दूसरे पे 2 आ रहा है तो बाकी दूसरे पासे पे इसी तरीके से 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से पहले पे 3 आ रहा हो तो दूसरे पे कुछ भी आ सकता है, और
4 आ रहा हो तो कुछ भी आ सकता है, 5 आ रहा हो पहले तो कुछ भी आ सकता है, और 6 आ रहा हो तो कुछ भी आ सकता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे जितनी भी संभावनाएं बनती हैं दो पासों को एक साथ फेंकने पे, वह यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। ये 36 कुल 36 घटनाएं हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। यह एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं। 2 लूडो की गिट्टी लीजिए और उसको फेंकिए और देखेंगे आपके पहले पे अगर 3 आ रहा है और दूसरे पे 4 आ रहा है तो वह पॉसिबिलिटी आपको इसमें इन 36 में मिल जाएगी। तो सब कुछ मिला जुला के यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जितना भी सब कुछ हो सकता है, जितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं, सब यहाँ पे इन 36 में आएगा। अब यहाँ पे आप प्रश्न को समझिए कि दो पासों को एक साथ फेंका जा रहा है और उसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है। अब एक्सपेरिमेंट तो आप समझ गए कि हाँ क्या किया जा रहा है प्रश्न में। अब इसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है, दो पासों को एक साथ फेंकना आप समझ गए, क्या क्या आ सकता है यह आप समझ गए। इसके बाद अंकों का योग 4 होने की संभावना। अब आप समझिए कि पहले पे मान लेते हैं x आ रहा होगा और दूसरे पे y आ रहा होगा, और दोनों का जोड़ क्या बताया जा रहा है कि 4 होने की संभावना। मतलब किसी पे कोई अंक आए हमसे नहीं मतलब है, हमसे बस इतना मतलब है कि दोनों का जो योग हो, दोनों पासों पे जो अंक आ रहे हैं उनका जो योग आए वह 4 आए। ठीक है, तो अब आपको वो घटनाएं खोज निकालनी है जब दोनों का योग, दोनों पासों पे जो संख्याएं आ रही हैं उनका योग 4 आए। अब यही 36 घटनाएं घटित हो सकती हैं, इन्हीं में से हमको वो घटनाएं खोज निकालनी है जब दोनों पासों पे जो अंक आ रहे हैं उनका योग 4 आए। अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो ये तो लेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए तो 3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4, और यहाँ पे इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, अब इसको भी नहीं। अब यहाँ 4 मिल रहा है, इसको ले लेंगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब यहाँ पे देखिए 3 कामा 1, ये भी 4 आ रहा है, और बाकी इस तरीके से बेकार हैं। और यहाँ पे देखिए अब 4 1 तो 4 हो जा रहा है, तो 4 में कुछ भी जोड़ेंगे तो ये पूरा लाइन नहीं आएगा, और इसके बाद यहाँ पे देखिए 5 जोड़ेंगे तो पूरा लाइन नहीं आएगा, और 6 अब में कोई संख्या जोड़ेंगे तो 4 के बराबर तो होगा नहीं। तो इस तरीके से आपको कितनी 3 घटनाएं यहाँ पे आपको देखिए मिल रहा है, 1,3, 2,2 और 3,1। ये 3 घटनाएं आपको ऐसी मिल रही हैं जब योग जो है वह आपको 4 मिल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या लिखते हैं, प्रायिकता जब हम लोग निकालते हैं तो अनुकूल घटनाएं ऊपर लिखते हैं। तो अनुकूल घटनाएं कितनी है, 3 है, और कुल घटनाएं बटे में लिखते हैं। कुल घटनाएं कितनी घटित हो सकती हैं, 36। अब काट दीजिए, ये आ जाएगा 1/12। तो प्रायिकता हमारी क्या हो गई, 1/12 हो गई। ठीक है, तो दो पासों को एक साथ फेंकने पे अंकों का योग 4 आने की जो संभावना होगी वह 1/12 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, द्वारा ही प्राप्त होगा, अतः इनके आने की संभावना 12 बार में होगी। ठीक है, तो 12 बार में एक बार होगी, वही हमने यहाँ पे इस तरीके से आप लिख के दिखाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, प्रायिकता बराबर लिख दीजिएगा अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, और इस तरीके से 3/36 दिखा दीजिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें 840 वर्ग सेमी कपड़ा लगा हो और उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए बोल रहा है कि एक जोकर की जो है वह टोपी है शंक्वाकार, इस तरीके से शंक्वाकार एक जोकर की टोपी है, और क्या बोला जा रहा है कि कपड़ा उसमें जो लगा है वह 840 वर्ग सेंटीमीटर है, और उसके सिर का परिमाप जो है वह 56 सेंटीमीटर है। तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तिरछी ऊंचाई आपको निकालना है, यानी कि ए बी का मान आपको निकालना है, और क्या आपको दिया है यह आपको समझने की जरूरत है। बोल रहा है कि 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हुआ है, तो कपड़ा कहाँ लगा है, कपड़ा जो लगेगा वह इसके गोलाई में, इस तरीके से ये जो गोल सरफेस है यहाँ पे इसमें कपड़ा लगा होगा, यानी कि इसके सरफेस में, इसके सरफेस एरिया में जो कपड़ा लगा होगा वह सरफेस एरिया के बराबर होगा। यानी कि
जो इसका वक्र पृष्ठ शंकु का जो वक्र पृष्ठ है वह बराबर होगा इसके कपड़े के जितना कपड़ा दिया गया है। यानी कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वह पाई आर एल होता है। पाई आर एल की वैल्यू हो जाएगी 840। ठीक, अब इसके बाद देखिए परिधि आपको दिया है। ठीक है, परिमाप बोला है, परिमाप यानी कि ये लंबाई, ये जो गोल वाली आपकी लंबाई है यह दिया है सर का परिमाप। ठीक है, तो सर का परिमाप यानी कि इस वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, जो कि दिया गया है 56 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 56 के बराबर, और पाई आर की वैल्यू हो जाएगी 28। ठीक, अब पाई आर एल की वैल्यू हमको पता है 840 और पाई आर की वैल्यू है 28। तो अब पाई आर की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो पाई आर की वैल्यू 28 रख देंगे, इंटू एल बराबर 840, और एल की वैल्यू हो जाएगी कितनी, एल बराबर हो जाएगा 840 बटे 28। तो 28 तिया 84 और शून्य, तो 30 बच जाएगा यहाँ पे। यानी कि तिरछी ऊंचाई जो हो जाएगा वह 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, शंकु की तिरछी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो किसी भी बारंबारता बंटन का मतलब क्या होता है, वहां पे आपको पद दिए होते हैं और वह पद कितनी बार आया है यह दिखाता है उसकी बारंबारता। ठीक है, तो 21 एक पद है, एक संख्या है। ठीक है, और वह 2 बार आया है। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 21,21, और 22 3 बार आया है यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, तो 22 3 बार। सिंपली आंकड़े अगर आपको इस प्रकार से लिखे होते तो ये आंकड़े होते, और इस तरीके से जब बारंबारता का एक सारणी बना दिया गया, ठीक है, पद और बारंबारता का, तो उसे बारंबारता बंटन कह देते हैं। ठीक, इसमें देखते ही पता चल जाता है कौन कौन से पद हैं, कितनी बार आए हैं, तो आसानी से ये विजिबल होता है। अब इसी में आपको बहुलक बताना है। बहुलक वो संख्या होती है किसी भी आंकड़े में जो सबसे अधिक बार उस आंकड़े में आई होती है। तो सबसे अधिक बार, देखिए सबसे अधिक बार आना मतलब कि सबसे अधिक बारंबारता होना। सबसे अधिक बारंबारता है 5, और किसकी बारंबारता है ये 23 की। तो 23 जो होगा वह बहुलक होगा। 5 को बहुलक मत समझिएगा, 5 बार संख्या आ रही है तो 5 बार आना सबसे अधिक बार, क्योंकि 2 बार आई ये संख्या, ये 3 बार, ये 1 बार, ये 2 बार, तो जो 5 बार संख्या आ रही वह सबसे अधिक बार आ रही, तो 23 क्या हो जाएगा, वह बहुलक हो जाएगा। ठीक, छोटी छोटी गलतियां कुछ लोग एग्जाम में करके आते हैं, नहीं समझ पाते हैं, या अनजाने में बहुत तेजी में हड़बड़ी में गलतियां होती हैं। तो गलतियां मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग करते कहाँ हैं, इसलिए मैं हर एक चीज बहुत ही क्लियरली, बहुत ही आराम से आपको बताता हूं कि आप यह गलती एग्जाम में करके ना आए। ठीक है, ऐसी गलतियां बहुत ही दुख देती हैं और नंबर कम होते हैं तो उससे भी ज्यादा दुख होता है, बैक लगती है, तो पूछिए मत क्या हालत हो जाती है विद्यार्थियों की। तो इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3, और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। अब देखिए एक भिन्न की यहाँ पे बात की जा रही है और 2 कंडीशन बताई जा रही है, 2 अलग अलग सिचुएशंस। अगर ये किया जाता है तो ये हो जाता है, ये किया जाता है तो ये हो जाता है। 2 चीजें आपको बताई गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग मान लीजिए कि जो भिन्न है वह x/y है, जो भिन्न है वह x/y है। तो अब सबसे पहले कहा जा रहा है कि जिसके अंश में से अगर 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 2/3 हो जा रहा है। तो यानी कि x माइनस x अंश है, अंश में से 1 घटाया गया है, तो x माइनस 1/y बराबर मान कितना हो जा रहा है, 2/3 हो जा रहा है। ये पहला समीकरण हमारा बन जाएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा जो कहा जा रहा है, यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जा रहा है। अब फिर से आपको इसी भिन्न में जोड़ना है, आपको इस भिन्न में नहीं जोड़ना है। x माइनस 1/y में आपको हर में 4 नहीं जोड़ना है, ये गलती मत करिएगा। अब देखिए फिर से x/y लिखिए
और y में हर में 4 जोड़ दीजिए और मान कितना दिखा दीजिए 1/2, यानी कि x बटे y धन 4 कर देंगे y में और बराबर मान 1/2 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको ये दो समीकरण मिल गए, इन दोनों समीकरण को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक, अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो देखिए समीकरण 1 में देखिए क्या है, x माइनस 1/y बराबर 2/3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हर में 3 है, तो 3 से अगर गुणा कर दें हम लोग दोनों तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या से अगर गुणा भाग दोनों तरफ समीकरण के कर देते हैं तो समीकरण में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो 3 से इधर भी गुणा हो जाएगा पूरे में और 3 से इधर भी गुणा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट जब खुलेगा अंश में तो 3x माइनस 3 हो जाएगा, 3x माइनस 3/y और इधर बराबर हो जाएगा 2 के और y को उधर भेज देंगे तो 2y हो जाएगा। यानी कि अब ये समीकरण क्या बन जाएगा, 3x माइनस 3 बराबर 2y और इसी को लिख सकते हैं, y को इधर ले आइए 3 को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 3। इसी तरीके से समीकरण 2 के साथ क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर x प्लस 4 और इसे इस तरीके से लिख देंगे 2x माइनस वाई बराबर 4 ही हो जाएगा। ये हमारा तीसरा चौथा समीकरण आप मान लीजिए। ठीक, तीसरा चौथा इस तरीके से मान लेंगे। अब आप देखिए कि दो विधियां हमारे पास होती हैं किसी भी समीकरण को हल करने के लिए। एक होता है दो, ये लीनियर इक्वेशन है, एक तो विलोपन विधि होती है, एक प्रतिस्थापन विधि होती है। तो आसानी से हम विलोपन विधि लगाते हैं क्योंकि आप किसी एक का देखिए x का गुणांक देखिए यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ देखिए 2 है और यहाँ -2 है और यहाँ -1 है, तो इसमें अगर 2 से पूरे समीकरण में हम गुणा कर दें तो दोनों का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे कर देंगे, समीकरण 4 में 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए समीकरण 4 में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर 8, ये लिख देंगे। अब इसके बाद पहला ये तीसरा समीकरण लिख देंगे, तीसरा समीकरण यहाँ नीचे लिखेंगे, इसके बाद घटा लेंगे तो घटाएंगे तो धन 3x है तो -3x हो जाएगा और -2y है तो +2y हो जाएगा और +3 है तो -3 हो जाएगा। जो नीचे के हैं सबके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। अब देखिए 4x और 3x जुड़ेंगे आपस में, 4x में से 3x घट जाएगा, बचेगा क्या x और -2y में +2y जुड़ जाएगा तो ये आपस में शून्य हो जाएंगे और इधर 8 में से 3 घट जाएगा, बचेगा कितना 5, तो x का मान 5 आ जाएगा। यानी x का मान जब 5 आ गया तो किसी एक समीकरण में x का मान 5 रख दीजिए। तो पहले समीकरण में तीसरे समीकरण में रख देंगे x का मान, तो 3 गुणे 5 माइनस 2 गुणे y बराबर 3 और 15 माइनस 2y बराबर 3 हो जाएगा। -2y बराबर -15 धन 3 -2y बराबर -12, माइनस माइनस कट जाएगा और y बराबर आ जाएगा 12/2 यानी कि 6। y का मान 6 आ गया, x का मान 5 यानी कि भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा 5/6। तो इस तरीके से x और y का मान निकाल करके भिन्न जो हमने माना था x बाई y वह कितना आ जाएगा 5/6। तो इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। अब उम्मीद है कि यहाँ 10 प्रश्न मैंने आपको समझा दिए, 10 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इन प्रश्नों में कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। आगे आने वाले क्लास में आगे के प्रश्न हम लोग प्रश्न संख्या 11 से देखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो आपको तो कमेंट करके बताइए। यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए और जहां भी आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइए। यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और किस तरीके से और आपको कहीं कुछ सुझाव देना हो तो सुझाव दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल बेल आइकन है उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। और इसी तरीके से 4th सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सभी विषय इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, क्लासेस को पढ़ सकते हैं, सीरीज को पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं। सब कुछ हमारे चैनल पे अवेलेबल है।
और इसी तरीके से बिना डिस्टरबेंस के और सभी पीडीएफ प्राप्त करते हुए, सभी टेस्ट देते हुए अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, एक पूरा पैकेज, एक कोर्स आपको चाहिए, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है, ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का भी नाम टारगेट यूपी टेट सीटेट है और वहां से आप बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से बने रहिए चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।